पिछली बार भी यही बात हुई थी इलेक्शन के ज़मानों में, आज फिर 2018 में ये कहानी शुरू हुई थी, 15-16 में, 17 में, आज फिर ये दोबारा 2024 से पहले ये कहानी शुरू हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, किस चिड़िया का नाम है, आज की तारीख में तो पता नहीं है। अभी डिस्कशन में कोई शामिल नहीं है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है ये हमें नहीं पता, किन चीज़ों पर यूनिफॉर्म लाना चाहते हैं ये हमें नहीं पता, मगर यूनिफॉर्म लाना चाहते हैं। वही वाली बात हो गई कि भैया कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, कपड़े हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन में वोट पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। लोगों को लगे कि मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये हर उस कम्युनिटी के खिलाफ है। हिंदू मैरिज एक्ट की भी 150 वर्जन है, क्या वो 150 वर्जन ख़त्म कर दिए जाएंगे? क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कानून ख़त्म कर दिया जाएगा? कोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों में कम है 4 शादियाँ या मल्टीपल मैरिजेस, गैर मुस्लिमों में ज़्यादा हैं, हिंदू कम्युनिटी में ज़्यादा हैं। उनका क्या जो बगैर तलाक दिए ही अलग हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ एक पोलराइजेशन करने का तरीका है, और इस मामले में राय मांगी गई है विधि आयोग से। जैसे आपने कहा, किस चीज़ पर राय मांगी गई ये नहीं पता, अभी ये हम जानते ही नहीं कि राय किस चीज़ पर मांगी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक आर्टिकल 344 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि इस मुल्क को, इस पार्लियामेंट को कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, और वो कोशिश ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब लोग शामिल हों उस डिस्कशन में। अभी डिस्कशन में कोई शामिल नहीं है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है ये हमें नहीं पता, किन चीज़ों पर यूनिफॉर्म लाना चाहते हैं ये हमें नहीं पता, मगर यूनिफॉर्म लाना चाहते हैं। वही वाली बात हो गई कि भैया कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, कपड़े हैं। आदमी धोती पहने खड़ा है, उसको कमीज़ पजामा पहनाने की कोशिश हो रही है, मगर कमीज़ पजामा है ही नहीं। उससे कह यही रहे हैं कि आप कमीज़ पजामा पहन लो। हम तो सब लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन में वोट पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में इतने इश्यूज़ हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के या माइनॉरिटीज़ के नहीं हैं। सिविल कोड हिंदुओं के भी हैं, सिविल कोड HUF का भी है, सिविल कोड क्रिश्चियंस के भी हैं, सिविल कोड सिखों के भी हैं, हर कम्युनिटी, ट्राइबल्स के हैं सबसे ज़्यादा। तो उनके हकूक़ और उनके लिए स्पेशल सिविल कोड बने हुए हैं। तो वो सिविल कोड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सिविल कोड क्या चीज़ है हमें नहीं मालूम, मगर हाँ, सबसे बड़ी बात 2018-15 से लेकर 16-17 में उस वक्त की जो लॉ कमीशन थी, जो बीजेपी सरकार द्वारा गठित की गई थी, उसके अंदर भी ये सारी बातें उठी, और उस पर कई मीटिंग भी हुई। इसके अंदर मैं खुद 2 मीटिंग में उसमें शामिल हुआ लॉ कमीशन की, और सब ने ये कहा बाद में बैठकर, लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई कि इट इज़ नाइदर डिज़ायरेबल नॉर रिक्वायर्ड। ये हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत भी नहीं है, और इसको लागू करने की कोई वजह भी नहीं है। तो ये बात लॉ कमीशन ने 2 साल पहले कही। अब 2 साल में क्या बदल गया कि अब दोबारा से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होने लगी? ये सिर्फ और सिर्फ और कुछ भी नहीं है, वोट पोलराइजेशन का, और देश में ऐसे हालात पैदा करने का वो है कि सब लोगों को लगे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हर उस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है इस मुल्क में रहने वाले। अभी एक रिपोर्ट आई है एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तकरीबन 3,600 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ रहती हैं हिंदुस्तान में, जिनका अपना अलग कल्चर है, अपना अलग एक लाइफस्टाइल है, एक अलग रिलीजन है, एक मज़हब पे चलने का अलग तरीक़ा है। 3,400 या 600 या जितनी भी हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, मुझे सही फिगर अभी याद नहीं आ रही, उन हज़ारों की तादाद में जो लोग जिस तरीके से इस मुल्क में रहते हैं, क्या सबको एक ही कपड़ा पहना दिया जाएगा या सबको एक ही ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया जाएगा? ये पॉसिबल नहीं हो सकता हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है कि हम एक डाइवर्स नेशन हैं। हमारे यहाँ लोग हर मज़हब के, हर कम्युनिटी के, हर कौम के लोग रहते हैं, और अपने अपने मज़हब पर, अपने अपने कल्चर पर, अपने अपने सोशल कस्टम्स पर ज़िंदा रहते हैं। और सोशल कस्टम्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून है। तो हमको ये मान कर चलना चाहिए कि हम तभी खुश रह सकते हैं जब हम अपने अपने मज़हब, अपने अपने कल्चर को ज़िंदा और बाकी रखें। कि जो ये बात आई है कि अपना अपना
उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दर्ज कराएं, ज़रूर कराएं, एक लाइन में ख़त्म। मगर हैविंग सेड दैट, इसके अलावा बात असल में यह है कि किस चीज़ पे ऑब्जेक्शन करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, किस चिड़िया का नाम है, आज की तारीख में तो पता नहीं है। क्या किस तरह का बनेगा, किस तरह का कानून बनेगा, जो अलग अलग मज़हब हैं। हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से भी HUF के और शादियों के हिंदू मैरिज एक्ट के भी 150 वर्जन है। क्या वो 150 वर्जन ख़त्म कर दिए जाएंगे? क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कानून ख़त्म कर दिया जाएगा? किसके बारे में बात हो रही है? 4 शादियों के मुसलमानों की बात होती है, क्या वो ख़त्म कर दी जाएगी? जबकि रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों में कम है 4 शादियाँ या मल्टीपल मैरिजेस, गैर मुस्लिमों में ज़्यादा हैं, हिंदू कम्युनिटी में ज़्यादा हैं। और उनका क्या कि जो बगैर शादी किए ही रह रहे हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनका क्या जो बगैर तलाक दिए ही अलग हो गए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो मुल्क में हम ये वही बात है, फिर मैं उसी बात पर आऊँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ी वाली बातें हैं। ये एक पॉलिसी है बीजेपी की जिसके ऊपर वो काम कर रही है और पहले भी कर रही है। पिछली बार भी यही बात हुई थी इलेक्शन के ज़मानों में, आज फिर 2018 में ये कहानी शुरू हुई थी, 15-16 में, 17 में, आज फिर ये दोबारा 2024 से पहले ये कहानी शुरू हो रही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उर्दू के एक बड़े अखबार में खबर छपी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासियों को बाहर रखने जाने पर विचार कर रही है गवर्नमेंट। तो फिर कहाँ बात का, एक कानून, एक सरकार, एक देश। अगर वो एक बड़ी कम्युनिटी को, आदिवासी कोई छोटी तबका तो है नहीं, कोई छोटी कौम तो है नहीं, अगर सारे आदिवासियों को गिन लें तो शायद मुसलमानों से ज़्यादा आदिवासी होंगे हिंदुस्तान में, जो मुख्तलिफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक, आसाम और नागालैंड वहाँ तक, नॉर्थ ईस्ट तक। तो उनको अगर बाहर रख देंगे तो फिर हम किस बात की बात कर रहे हैं? गोवा वालों का क्या होगा? गुजरात वालों का क्या होगा? हिमाचल में जो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड लागू है गैर मुस्लिमों के लिए, उनका क्या होगा? समझ में नहीं आती बात। इसलिए बात बार बार घूम फिर के वहीं आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है। जिस दिन हमें वो पता चल जाएगा उस दिन हम सड़क पर उतर के उसके बारे में सारे इख्तलाफ पूरी तरीके से करेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर डिबेट हो रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये कहा था बहुत क्लियरली कि ये वॉलंटरीली है। अगर मुसलमानों में आज भी लोग, बहुत सारे मुस्लिम पर्सनल लॉ पे नहीं चलते, चले, कोई जाके उनसे लड़ तो नहीं रहा। कोर्ट तो हमेशा खुली है। कोई भी डिस्प्यूट हो मेरे और आपके बीच में हो, चाहे हम एक कम्युनिटी के हों चाहे अलग अलग कम्युनिटी के हों, हम आपस में बैठकर अगर नहीं सुलझा सकते तो वी कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट। कोर्ट में हम हमेशा जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। तब भी यही बात है। और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की, मुस्लिम क्यों, महिलाएं क्यों, बाकी महिलाओं को सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है। हर महिला को ताकत देनी चाहिए हमको। हर महिला को हिंदुस्तान में ऐसा बनाना चाहिए कि हर वो अपनी, क्योंकि महिला ख़ानदान की सरबरा होती है, महिला से ख़ानदान चलता है, वो बच्चों की तरबियत करती है। तो हर महिला हिंदुस्तान की सशक्त होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ट्राइबल हो। मगर बावजूद इसके आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो वो महिलाएं कर रही। फिर किस बात का आप सबको बात करिए ना। महिलाओं का सशक्तिकरण एंटायरली डिफरेंट मैटर है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। उसके लिए आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, उसके लिए आपको कोई और कानून नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत सारे कानून हैं जिनसे हम महिलाओं को मजबूत कर सकते हैं, उनको ताकतवर बना सकते हैं। वो तो हम कर नहीं रहे, और यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आने वाली नहीं है। मुझे नहीं मालूम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, तो मैं उनकी बात पर नहीं जवाब देना चाहूँगा, चूँकि आप एक मुस्लिम तंजीम से जुड़े हैं और मुस्लिम। मगर ये फैक्ट है कि हिंदुस्तान में क्रिमिनल केसेस के लिए, क्रिमिनल लॉस के लिए एक कानून बना हुआ है, वो पूरे हर हिंदुस्तानी पे लागू होता है। मगर हमारा संविधान बहुत क्लियरली ये बात बार बार कहता है। और जो भी हजरत जो मंत्री जी हैं जिन्होंने संविधान पे शपथ खाकर मंत्री पद लिया था, उनको चाहिए कि पहले संविधान को पढ़ें, समझें क्या लिखा हुआ है संविधान में। क्लियर है बिल्कुल। हिंदुस्तान में हर मज़हब, हर कौम अपने आप, अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने सोशल कॉजेज़, अपने सोशल स्टेटस बरकरार रख सकती है, उस पर काम कर सकती है, उस पर चल सकती है। ये बात हमारा संविधान बहुत क्लियरली कहता है और हम उस पर यकीन करते हैं।
इस पर और कोई बात करने की कोई मतलब ही नहीं। ये एक केरला में इशू हुआ था जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। केरला में लेफ्ट पार्टीज़ ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को इनवाइट नहीं किया गया, जो अपने आप में बड़ी मज़ाक़ बात है कि वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस को नहीं बुलाया जाना। ये इस पर यह कमेंट दिया गया था कि कांग्रेस अगर वहाँ नहीं आ रही तो आप वाकई किसी के जाने का मतलब नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जब तक साथ मिल के काम नहीं करेंगी, ख़ासतौर से ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़, तब तक मामला नहीं सुलटेगा। और उस पर कांग्रेस के बारे में ये बयान मुस्लिम लीग का आया था। अच्छा, अपोजिशन की बात करिए, आपने पटना में जो जनसभा हुई थी विपक्षी दलों की, उसमें आप लोग तो थे नहीं? कोई बात नहीं, अब बेंगलोर में होंगे, बेंगलोर में हम लोग मौजूद रहेंगे और वहाँ बात करेंगे। वो कांग्रेस ने बुलाई है, पटना में जेडीयू ने बुलाई थी, नीतीश जी ने बुलाई थी, तो उन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया। हमें कोई शिकायत नहीं है, हम वहाँ मौजूद होंगे। और जब हम अपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी है, 4 मेंबर पार्लियामेंट हैं, 16 एमएलए हैं, हज़ारों की तादाद में कॉरपोरेटर हैं। महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो, यूपी में कम ही हैं, 1-2 ही हैं, मगर उसके अलावा हज़ारों की तादाद में साउथ इंडिया में कॉरपोरेटर्स हैं हमारे, तमिलनाडु में भी, केरला में भी, कर्नाटक में भी। तो हम लोग मौजूद हैं हर जगह। तो मुस्लिम लीग को बाहर रख के तो क्या काम हो नहीं सकता। हर पार्टी को, अपोजिशन की हर पार्टी को यूनाइट होना पड़ेगा।